वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी या मूव ऑन स्टडी। तो कहते हैं फ्रेंड्स, जिसकी बराबरी करने की औकात नहीं होती वो बुराई करके ही खुश हो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मानिए देख सकते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ट्वीट आया जो कि फ्रेंड्स काफ़ी आप लोग को ऊर्जावान बनाएगा। तो देखिए क्या लिख रहा है, नवंबर 2005 से सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी पदों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे देखिए बड़ी पदों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यहाँ पे डायरेक्टली लिख चुका है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल लागू किया जाएगा, जिसमें ये निवास जो किया जाएगा वह शिक्षा विभाग को इसके बारे में सूचना दे दिया गया। क्लियर है। अब ये याद रखें, कोई भी स्टेट रहता है 100% आप लोग को पूरा डोमिसाइल नहीं लागू करेगा। मे भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे 80-90% में भी पॉसिबिलिटी है डोमिसाइल लागू कर देगा, यानी 10% में अदर स्टेट वाले लोग फॉलो करेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा है, यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। देखिए अगर आप लोग बिहार से बिलोंग्स नहीं करते हैं यानी अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो देखिए लिख दिया यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा, ये डायरेक्टली लिख दिया है। और यानी कि इसे पॉजिटिव भी आ रहा था, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि आप लोग के सामने टीआरई 4 2025 में आने का प्रबल चांसेस बढ़ चुकी है, और नेगेटिव उन लोगों के लिए जो कि फ्रेंड यूपी या फिर अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं या फिर झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जोर का झटका लग चुका है। क्योंकि जितने लोग टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी वाले हो, चाहे झारखंड वाले हो या वेस्ट बंगाल वाले हो, वैसे वेस्ट बंगाल वाले पास तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन आप लोग देखे होंगे यूपी वाले लोगों के लिए और झारखंड वाले लोगों के लिए काफ़ी आज का ये जो न्यूज हुआ होगा बहुत ही टूटा हुआ फील करा रहा होगा, और बिहार वालों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बनाया होगा। देखिए क्या लिख रहा, वर्ष 2025 में टीआरई 4 और वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया। देखिए बहुत ही बड़ा ये न्यूज है। क्लियर है। अब देखिए टीआरई 5 के आयोजन से पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया, यानी कि फ्रेंड टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व ही स्टेट करवाया जाएगा। टीआरई 4 के पहले कोई भी उम्मीद नहीं है, अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार। क्लियर है। तो ये रहा सबसे बड़ा आप लोग के सामने न्यूज। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन करते हैं, आज से ही बिहार वाले अगर आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन पहले के कंपेरिजन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा लो हो चुका है, और अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को और थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए मैं अपने सीरीज को हमेशा कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ। देखिए आज मैं आप लोग के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 6 to 8 के लिए सेट नंबर 10 लेके आऊँ, जो कि आप लोग के सामने सबसे पहले 30 जो क्वेश्चन आप लोग के सामने होंगे, इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे या 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। अभी 30 क्वेश्चन में से आप लोग को पता है इसका 30% अगर लाते हैं, यानी कि टोटल 9 नंबर दोनों में मिलाकर आप लोग को पासिंग मार्क्स होता है। क्लियर है। इसके बाद अगर आप लोग को बात करना चाहते हैं 40 क्वेश्चन जो आता है आप लोग का जीके जीएस का होता है, जिसमें आप लोग का करंट अफेयर, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिर मैथ्स हो गया, और आप लोग का यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पूछा था। और फिर इसके बाद 40 क्वेश्चन स्पेशलिस्ट मैथ्स पूछा था, 40 क्वेश्चन आप लोग का साइंस पूछता था, और टोटल ये 120 नंबर में ही आप लोग का मेरिट बनता है। क्लियर है। अगर आप लोग वहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं तो देखिए क्वालिफाई वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे दिखा दूँ स्क्रॉल करके, मेनली फोकस होगा आप लोग के सामने सामान्य अध्ययन वाले क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। क्लियर है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को मैं पूरे डिटेल से बताऊँगा ताकि आप लोग को एक में कम से कम 3-4 सीखने का मौका मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन लिख रहा है कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या एक से अधिक। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले विश्व का क्षेत्रफल की बात करना चाहते हैं, उसके बारे में आप लोग एक ट्रिक बताते हैं। तो इसका ट्रिक है, आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसके लिए मेरा ट्रिक होता है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका ट्रिक है, देखिए रुक चीन अब आ भारत। देखिए आप लोग बोलिए रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। देखिए इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, रुक चीन अब आ भारत, ये आप लोग का होता है। सबसे पहले अगर देखा ना तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो था रूस हो गया, रूस का हो गया। क्लियर है। सेकेंड में देखा था कनाडा हो गया, थर्ड में चीन हो गया, फोर्थ में हो गया अमेरिका हो गया, 5 में हो गया ब्राज़ील, 6 में हो गया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप लोगों का प्यारा भारत देश आता है। तो मैं बोला निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है? तो देखिए ये चारों को बता, यानी कि रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया या फिर अमेरिका, ये सारे का क्षेत्रफल जो था भारत के कंपेरिजन अधिक है। अब देखिए यहाँ पे कनाडा ऑप्शन में लिखा है, यानी ये आप लोग का ज़्यादा है, ब्राज़ील का भी ज़्यादा है, लेकिन आप लोग देखिएगा दक्षिण अफ्रीका इसमें से नहीं आया था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से क्या है, कम है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा था, 7th था। आप लोग को बता दिया ट्रिक, आप लोग को इस चीज़ से याद रखिएगा। क्लियर है।
चलिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ये तो 7वां है। वही बात ना करना चाहते हैं 8वां में कौन सा है? तो फ्रेंड्स 8वां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आप लोग याद रखिए अर्जेंटीना होता है। 8वां में कौन होता है? ये अर्जेंटीना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 8वां में अर्जेंटीना होता है। वही 9वां की बात करना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं 9वां का होता है कजाकिस्तान। क्या होता है? कजाकिस्तान होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और 10वां होता है अल्जीरिया होता है। क्या होता है? अल्जीरिया। बातें करना चाहते हैं भारत का क्षेत्रफल के बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है देखिए लिख देता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। वर्ग किलोमीटर होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ? एक होता स्थलीय, एक होता जलीय। तो यहाँ पे स्थलीय की बात करें तो फ्रेंड भारत की सबसे पहले याद रखिए, इसके लिए याद रखिएगा आप लोगों को ट्रिक भी पढ़ोगे, बचपन में एमबीए किया। देखिए, बचपन में एमबीए किया, इस चीज़ को आप लोग याद कर ले, बचपन में एमबीए किया, इस ट्रिक से आप लोग कर लिया एमबीए किया। आई थिंक देखिए बा से क्या होता है? बांग्लादेश, यानी कि सबसे ज़्यादा टच किससे करता है? बा से बांग्लादेश, सेकंड में होता है चा से होता है चीन हो गया, पास हो गया पाकिस्तान, थर्ड में हो गया नेपाल हो गया, माँ से म्यांमार हो गया, अब 20 हो गया भूटान, लास्ट में ए से क्या होता है? अफगानिस्तान। ये असेंडिंग ऑर्डर आप लोग सजा सकते हैं क्या है? या फिर बचपन में एमबीए, बस याद रखिएगा। बात से हो गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की सीमा से सबसे ज़्यादा भारत की सीमा को टच करता है। क्लियर? सबसे कम A4 अफगानिस्तान से करता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, बातें करना चाहते हैं बांग्लादेश की सीमा से कितना टच करता है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अब याद रखिए बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश की सीमा की जो लंबाई होती है टोटल 4096.7 किलोमीटर। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? वही फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग जानते हैं ममता बनर्जी। देखिए, आप लोग याद कर लीजिए, ममता लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए बनर्जी। देखिए, ये पांचों राज्य आप लोग को बता देगा जो टच करता है बांग्लादेश की सीमा से। देखिए, मैं पांचों को मैं ट्रिक से बता, सबसे पहले ममता बनर्जी लिख ले M4। तो फ्रेंड्स M4 सबसे पहले याद रखें, M4 मेघालय हो गया, फिर A4, तो अल्टीमेटली A4 आप लोग को पता असम हो गया, फिर M4 याद है मिजोरम, फिर T4 त्रिपुरा हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आता है A4, तो असम बता, बा से बंगाल, यानी कि देखिए मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल, ये पांचों स्टेट जो होता है ना वह बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, और भी कुछ वैसा होगा तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? और बात करना चाहते हैं पाकिस्तान, तो फ्रेंड्स याद रखिए पाकिस्तान की भी सीमा आप लोग को जो टच करता है वो पाकिस्तान के सीमा का था। इसके लिए याद रखिए पंगू राज। क्या याद रखिए? पंगू राज। अब ऐसे राज के यहाँ पे लाद रखिएगा, यानी लद्दाख हो गया, यानी पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, लद्दाख, ये स्पर्श करता है। क्लियर है? चलिए, और चीन के लिए याद रखिए ना, चीन को जो टच करता है भारतीय स्टेट, उसके लिए एक ट्रिक है सालू। याद करिए सालू। एस यानी सिक्किम, H फॉर हिमाचल पर, A4 क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश, L4 हो गया लद्दाख, U4 हो गया उत्तराखंड। ये 5 स्टेट चीन की सीमा को स्पर्श करता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस ट्रिक के माध्यम से। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या था? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी के निर्माण निम्नलिखित में से किस महाकल्प में हुआ है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बातें करना चाहता है शिवालिक का, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ सेनोजोइक महाकल्प से हुआ। सेनोजोइक, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर A को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे शिवालिक का, तो आप लोग को पता है हिमालय के कुल 3 पार्ट्स होता है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुआ टर्सरी पिरामिड से हुआ है। क्लियर है? जिसमें कि फ्रेंड्स सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वह हिमाद्री होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य हिमालय। क्लियर है? सेकंड जो होता है मिडिल हिमालय, इसे हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और सबसे जो बाहर वाला होता है बाह्य हिमालय को हम लोग बोलते हैं शिवालिक, यानी कि हिमालय के सबसे बाहरी पार्ट्स वाले को बोलते हैं शिवालिक। और याद रखें ये शिवालिक जो होता है ना, देखिए शिवालिक जो होते हैं ये सबसे नया हिमालय भी होता है, यानी सबसे नया जो होता है वह नया शिवालिक हिमालय होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है? और हिमालय का सबसे दक्षिणतम खंड भी क्या होता है? तो शिवालिक होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस चीज़ के बारे में। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदियाँ नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, नहीं है, यहाँ नदी है, सहायक नदी है। तो देखिए सहायक नदी कहने का था, मान ली कोई नदी नहीं कर रही, दामोदर नदी, अब इसके बीच ये सारे नदी मान ली के बीच में कुछ आ रहा, तो इसको बोलेंगे इसके सहायक नदी। क्लियर है? तो देखिए
सबसे पहले याद रखिए दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का उद्गम जो होता है झारखंड के लातेहार से होता है। क्लियर है, झारखंड के लातेहार से होती है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इसमें सबसे पहले याद रखें इसका सहायक नदी सबसे पहले बराकर होती है, कोनार होती है, उसके बाद जमुनिया होती है, बोकारो भी होती है। यहाँ पे अकॉर्डिंग देखा तो इसमें से एक से अधिक लिखे, एक से अधिक हो गया। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए बातें करना चाहते हैं हम लोग दामोदर नदी को। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना था दामोदर नदी की कुल लंबाई देखा तो 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर, जो कि झारखंड और कहाँ पे आता है, बंगाल में आता है। क्लियर है, और याद रखिए दामोदर नदी को बंगाल का सूख भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है बंगाल का सूख किसी कहते हैं, तो याद रखिए बंगाल का सूख जो बोलते हैं वह दामोदर नदी को कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो बंगाल का सूख किसे कहते हैं, तो दामोदर को कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे बिहार का सूख किस नदी को कहते हैं। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले दूध सागर। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता है दूध सागर जो होता है ना वह गोवा में है। और गोवा किस नदी में है, तो आप लोगों को पता है मांडवी नदी में। तो यहाँ पे 1 का 4 कर देंगे। बात करना चाहते हैं डमूमा। तो डमूमा जो होता है वह उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में कौन सी नदी है, तो देखिए मच कुंड हो गया। वही बात करना है गोकाक। तो गोकाक होता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सी नदी है, घाट प्रभा हो गया। जोग तो सरावती होता है। यानी किसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को क्लिक कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से ट्रांस कहाँ है। तो देखिए भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से एक ट्रांस कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले ट्रांस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन के जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उनमें से एक से अधिक है कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ठंडा स्थानों से जो ट्रांस जो होता है वह लद्दाख में होता है। कहाँ पे होता है, लद्दाख में, जो कि ऑप्शन में नहीं लिख रहा। तो याद रखें लद्दाख के कारगिल जिला में, लद्दाख के कारगिल जिला में होता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो लद्दाख के कारगिल में होता है। चलिए बातें करना चाहते हैं झारखंड का भारत का सबसे ठंडा देखा जाए तो आप लोग का लद्दाख होता है। क्लियर है, बातें करना चाहे मरुस्थल का। तो देखिए एक होता है आप लोग का गर्म मरुस्थल। तो एक होता है आप लोग का भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल देखा, तो एक होता गर्म, एक होता ठंडा। तो गर्म की बात करना चाहते हैं तो आप लोग अल्टीमेटली पढ़े होंगे, ये होता है आप लोग का थार, जो कि कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में आता है। वही आप लोग अगर ठंडा की बात करना चाहते हैं तो वह लद्दाख के लिए। दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मृदाओं में से निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों के विखंडन से हुई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों। तो याद रखिए बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए आग्नेय चट्टानों के विखंडन या फिर बेसाल चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है, याद रखिए भारत में काली मिट्टी का जो सर्वाधिक जो विस्तार होता है वह दक्कन प्लेट। अगर आप लोग भारत का मैप बनाते देखिए, अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे जो आप लोग का पार्ट्स आता है इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप बोलते हैं। और दक्कन ट्रैप का जो मेन पार्ट्स आता है वो महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पे आता है ये, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स याद है कि कहाँ पे इसका प्लेस होता है, महाराष्ट्र में होता है। क्लियर है, और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ काली मिट्टी। देखिए कासे काली और कासे कपास। तो याद है काली मिट्टी में जो मेन फसल जो होता है वह कपास होता है। क्या होता है, कपास होता है। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स लेटेराइट मिट्टी का जो कलर होता है देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक, यानी कि देखिए ये कलर लाल होता है। क्लियर है, और इसमें फेरस ऑक्साइड की वजह से ये लाल होता है। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट लेटेराइट का मिट्टी ने लाल मिट्टी का कलर लाल होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। चलिए कौन सा हिमालयी वनस्पति नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हिमालयी वनस्पति के बारे में बात करें तो अल्टीमेटली फ्रेंड देखिए महागौनी। तो महागौनी जो होता है हिमालयी वनस्पति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। बाकी सिल्वरी स्पूस दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पारंपरिक जल संरचना सिंचाई पद्धति में घीनी दिघी निम्नलिखित में से क्या है ये। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को शो करा दिघी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दिघी। तो दिघी क्या होता है, छोटे चकोर एवं गोल जलप्रवाह जिससे नदी के पानी भरा था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए। क्लियर है, चलिए ये सब अलग क्वेश्चन है, इसको स्किप किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन। तो देखिए आप लोग एक ट्रिक बताता हूँ जाके आप लोग कभी नहीं भूले। देखिए आप लोग याद रखिए बकमई,
देखिए मई महीना में क्या होता है, सारे लोग उल्टी करने लगते हैं यानी कि गर्मी से, तो बक मई, तो बक देता है, तो देखिए बक मई याद कर लीजिए। देखिए बात हो गया आप लोग का पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था, पहला कहाँ हुआ था फ्रेंड, बम्बई में हुआ था। आई होप पता हो गया। कहाँ से होता है, सेकंड में कलकत्ता, यानी सेकंड में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, क्लियर है। वही मास होता है मद्रास, यानी थर्ड जो हुआ था आप लोग का मद्रास में हुआ था। वही फोर्थ जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ये आगे आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहला जो हुआ था 1885 में हुआ था, याद होगा। और सेकंड जो हुआ था 86 में हुआ था, थर्ड जो 1887 में हुआ था, और फोर्थ हुआ था 1888 में, क्लियर है। तो पहला जो अध्यक्ष था आप लोग को पता होगा WC बनर्जी, पहला इसका कौन थे, WC बनर्जी। सेकेंड जब हुए थे तो सेकेंड जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे दादा भाई नौरोजी, कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और थर्ड जो मद्रास में हुआ था यहाँ पे पहला मुस्लिम बने थे जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इलाहाबाद में जो ना था यहाँ पहला अंग्रेज बने थे जो कि जॉर्ज यूल थे, कौन थे, ये जॉर्ज यूल थे। इतना सबसे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब यहाँ बोले दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो दादा भाई नौरोजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए बातें करना चाहते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब तक नहीं कुल 3 बार अध्यक्ष बने। कितना बार बने, 3 बार। तीनों आप लोग को याद करवाना पड़े। सबसे पहली बार बना था 1886 में, एंड नेक्स्टली जो बने थे 1893 में बने थे, और लास्टली जो बने थे वह 1906 में बने थे, याद रखिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे अधिवेशन। तो पहला जो बने थे वह कलकत्ता अधिवेशन में बने थे, क्लियर है। सेकेंड जो बने थे वह लाहौर अधिवेशन में बने थे, थर्ड भी बने थे कलकत्ता में, यानी कलक याद कर लीजिएगा। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। और 1906 के अधिवेशन में इन्होंने स्वराज शब्द का मांग किया था, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया था, तो स्वराज की मांग किया था 1906 के अधिवेशन में। कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, क्लियर है। ये तीनों चीज़ों को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से याद रखे होंगे, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने। इसके बारे में भी याद रखिएगा, 2 बार बने। पहली बार जो बने थे यह पुणे अधिवेशन में जो कि 1895 में हुआ था, यानी पहली बार बने थे 1895 जो कि पुणे के कांग्रेस अधिवेशन में बने थे। एंड वेरी नेक्स्टली जो बने थे वह 1902 में बने थे। कहाँ बने थे, 1902 में। ये आप लोग को जो हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये अहमदाबाद में हुआ था, क्लियर है। आई होप आप लोग को याद होगा, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फिरोज शाह मेहता का, कल मैं बताया था। तो फिरोज शाह जो मेहता बने थे वह कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। कहाँ के बने थे, कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। और एक कब बने थे, 1890 में बने थे। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होते हैं, क्लियर है। चलिए और याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्ष दिया था कांग्रेस, तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समय। शब्द जो दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था, क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो याद रखिए भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध किया था वो मराठा लोगों ने किया था। किसने किया था, मराठा ने किया था। इस चीज़ को आप लोगों को पता भी होगा। तो भारत की 3 राजनीतिक शक्तियाँ मराठा, मुगल और राजपूतों में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया था मराठों ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, तो याद रखिए मराठों ने किया था, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले इसने बहुत सारे युद्ध भी किए थे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा 1757 से लेके 1765 के बीच में, 1757 से लेके 1765 के बीच में अंग्रेज मुगल शक्तियों के बीच संघर्ष के एक सामान्य काल था जो कि 1757 प्लासी से लेके इलाहाबाद की संधि तक चला था। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। और इसी बीच में आप लोग को पता होगा आंग्ल मैसूर या आंग्ल मराठा युद्ध चला था, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध चला था, आंग्ल मैसूर युद्ध चला था, आंग्ल सिख युद्ध चला था। ये सारे आप लोग को मराठा युद्ध के रूप से जाना जाता है, ठीक है। बातें करना चाहते हैं आंग्ल मराठा का, देखिए ये क्वेश्चन सारे पूछ सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग का हिस्ट्री भी है तो आप लोग का काम आ रहा होगा, जिस तरह से मैं ऑपरेशन कर देता हूं। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूं आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था कुल 3 हुए थे। कितने हुए थे, कुल 3 हुए थे। तो याद रखिए पहला जो आंग्ल मराठा का युद्ध जो हुआ था वह 1775 से लेके आप लोग का 1782 के बीच में हुआ था, क्लियर है। टाइम याद रखिएगा। एंड सेकेंड जो हुआ था 1803 से लेके, देखिए 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था। और थर्डली जो आप लोग के बीच में हुआ था यानी कि सबसे लास्ट जो हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा जो था 1817 से लेकर आप लोग का 1819 के बीच में हुआ था। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। और अगर आप लोग हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंस होगा। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा डचों ने सबसे पहले अपना व्यापारिक जो कोठी स्थापित किया था वो मसूलीपट्टनम में किया था। कहाँ पे किया था, मसूलीपट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं डच को, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते हैं डच को या फिर इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग होते हैं। देखिए
आप लोग देखे होंगे, क्रिकेट देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा नीदरलैंड। तो देखिए नीदरलैंड के जो लोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि डच कहते हैं, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वह 1602 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1602 में हुआ था। अब भारत में डच कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी जो बना था वह 1605 में हुआ था। 1600 देखिए सब 1605 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में हुआ था। मसूलीपट्टनम कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में होता। क्लियर है? ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहते हैं। देखिए 1759 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होता है। देखिए 1759 में एक युद्ध हुआ था जो कि डच, देखिए आप लोग को बताना चाहिए डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। आप लोग जानते हैं अंग्रेज ने जीता था, तो डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इस युद्ध को बोलते हैं वेदरा का लड़ाई। क्या होता है ये? वेदरा का लड़ाई। तो याद रखिए वेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। इसमें अंग्रेज जीत गया था डचों को पराजय करके बाद। क्लियर है? इसके बाद डच शक्ति का प्रभाव समाप्त हो गया था। सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन में मैं कितना बता रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बोल रहा कौन सा ऐसा युद्ध, पहला युद्ध था। देखिए पहला युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था। अल्टीमेटली अभी मैं आप लोग को बताया था ब्रिटिश युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था आप लोगों को मैं बताया 1757 से माना जाता। ठीक है? तो 1757 से लेकर 1765 जो था आप लोग को बताया था। तो 1757 में क्या होता? प्लासी का युद्ध हुआ था। थर्ड आंसर होगा प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिए प्लासी का युद्ध होगा। और इसका डेट था कितना? शायद 23 अक्टूबर या कुछ में डेट इसका माइंड में नहीं है, लेकिन याद रखें मेनली याद रखें 1757 में हुआ था। क्लियर है? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। क्लियर है? तो यही मेन था। बातें करना चाहते हैं बक्सर का युद्ध। तो फ्रेंड्स याद रखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये आप लोग जानते हो बिहार के बक्सर में हुआ था। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं हम लोग मैसूर की तीसरी लड़ाई। तो मैसूर का जो तीसरी लड़ाई हुआ था 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। 1790 से लेके 92 के बीच में हुआ था। क्लियर है? मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। टोटल ये भी क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट, देखिए टोटल 4, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले टोटल आंग्ल, देखिए लिख देता हूँ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध, ये क्वेश्चन आप लोग का मे भी पॉसिबिलिटी पेपर में आ सकता है। तो आंग्ल मैसूर टोटल 4 हुआ। कितना हुआ? टोटल 4 हुआ। एक लिख देता हूँ पहला एंड वेरी नेक्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लिख रहा हूँ। चारों का डेट याद रखिएगा। तो पहला अगर आप लोग का जो हुआ था, पहला जो हुआ था 1767 से लेके 69 के बीच में हुआ था। आई होप पढ़े होंगे। क्लियर है? सेकेंड जो आप लोग का हुआ था वह 1780 से लेके आप लोग का 1784 के बीच में हुआ था। वही थर्डली बात करना चाहता 1790 से 92 में हुआ था। और लास्टली जो हुआ था 1799 में हुआ था। और वही 1799 के समय फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा हैदर अली का मौत हुआ था, बल्कि टीपू सुल्तान का मौत हुआ था। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है? चलिए और याद रखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है? और प्लासी कहाँ पे पड़ता है? तो आप लोगों को पता है प्लासी जो होता है ना वह बंगाल में पड़ता है और यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? और इसके तुरंत बाद यानी कि इसके तुरंत बाद इलाहाबाद की संधि होता है। शायद डेट था 12 अगस्त, आप लोग कन्फर्म लिख दीजिए। तो 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि भी हुआ था। क्लियर है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को मैं जितना आप लोग पढ़े होंगे सारे को मैं एक ही जगह पे रिकॉल करवा दे रहा हूँ। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत है भारतीय विधान परिषद को बजट पर केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ये कीजिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं भारतीय विधान परिषद। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बताओगे भारत में कुल कितने ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, तो इसके लिए थोड़ा सा कम बात कीजिए आप लोग, कम बात। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ के फॉर हो गया कर्नाटक, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना। क्लियर है? चलिए कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले 1986 में एक गठन हुआ जिसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। ठीक है? तो उसमें देखिए कैबिनेट मिशन योजना मई 1946 के तहत वायसराय बेवेल ने अंतरिम सरकार गठन के लिए भारतीय नेताओं के लिए प्रस्ताव भेजा था। क्लियर है? जिसमें कि फ्रेंड्स आप लोग को पता हो उसमें उसका जो अध्यक्ष बना था, यानी इस अंतरिम अध्यक्ष के जो अध्यक्ष बने थे वायसराय थे, बेवेल थे, और उपाध्यक्ष जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसमें कि देखा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी शामिल थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, लेकिन श्री राधाकृष्णन शामिल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों ने कौन शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे।
डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन शामिल इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी को क्लिक करेंगे। वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शामिल थे। याद रखिएगा इसमें कुल 14 भारतीय थे, यानी कि अंतरिम सरकार का जो अंतिम जो बैठक हुआ था उसमें वायसराय के अतिरिक्त कुल 14 सदस्य थे। याद रखिए, देखिए सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन थे, तो अल्टीमेटली मैं बताया था अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए वायसराय कौन थे, तो वेवेल थे। तो वेवेल तो अध्यक्ष थे। वही बात करना चाहते उपाध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन आप लोग का कुछ भी पूछा, उपाध्यक्ष नहीं लिखा है बढ़िया से ना, देखिए एक आ सकता है उपाध्यक्ष। तो फ्रेंड्स आप लोग बताया था उपाध्यक्ष जो बने थे JL नेहरू बने थे। क्या बने थे, JL नेहरू बने थे। यहाँ तक आप लोग को पता होगा। अब JL नेहरू सहित यानी टोटल जो संख्या जो भारतीय का कुल 14 था। कितना था ये, 14 था, जिसमें कि आप लोग का JL नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जॉन मथाई थे, जगजीवन राम थे, सरदार वल्लभ सिंह थे, भाभा थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, आसिफ अली थे, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। तो याद रखिए इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से याद रख सकते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं राधे कृष्ण का, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। इसी के सम्मान में क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, तो आई थिंक लगता है 9 सितंबर को होगा। देख लीजिए आप लोग कमेंट में, तो 9 सितंबर 2025 को होने वाला। क्योंकि आप लोगों को पता होगा झारखंड का जो वर्तमान उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। चलिए, भारतीय संविधान के तहत स्थापित समितियों में प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है आप लोगों का प्रक्रिया नियमन समिति। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बड़ी समितियों में प्रक्रिया समिति, इसके साथ साथ संचालन समिति, देखिए संचालन भी क्वेश्चन पूछता है, तो प्रक्रिया समिति के साथ साथ संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को पता भी होगा। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब हुए थे, तो 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1946 तक या 47 था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के अध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 13 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये सारी चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर निम्नलिखित में से कौन बने। तो देखिए यहाँ पे बिहार और उड़ीसा दोनों प्रांत के बोल रहे हैं। क्लियर है। तो आप लोग को पता होगा बिहार उड़ीसा यानी जब संयुक्त थे तो संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर जो बने थे आप लोग को पता होगा, गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न थे। तो ऑप्शन है क्या, हाँ, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो था ना, दिसंबर 1920 से लेकर 1921 तक बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर भी बने थे। क्लियर है। चलिए, अब इसके बारे में और भी वैसा कुछ तो है नहीं। क्लियर है। अगर होता तो मैं बता देता। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बिहार के गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है। देखिए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन याद है, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में इसका डिस्कस किया गया, 112 में डिस्कस किया गया। क्लियर है। तो आर्टिकल नंबर 112 को करेंगे। क्लियर है। और 111 में क्या होता है, वीटो के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में, वीटो यानी निषेधाधिकार। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीटो कितने राज्यों को मिला है, देश को मिला है। तो इसके लिए ट्रिक होता है ABCFR यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। चलिए, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपवन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपवन का उल्लेख जो किया गया था 371 का ए में किया गया, 371 का ए में। तो राइट आंसर करेंगे तो 371 का ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, बातें करना चाहते हैं देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 370 आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब देखिए आर्टिकल नंबर 371 जो था ना वह गुजरात और महाराष्ट्र, देखिए गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित उपलब्ध है। ठीक है। और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का जो गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। तो इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 371 में। वही
371 ए का, देखिए 371 ए का अगर बात करना चाहते हैं ना, इसमें नागालैंड से संबंधित था। किससे था ये? नागालैंड से। वही 371 बी की बात करना चाहते हैं तो इसमें असम से था। क्या था ये? असम से था। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं 371 का सी से, तो इसमें देखिए मणिपुर से था। किससे था ये? मणिपुर से था। वही डी की बात करना चाहते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश होता है। क्लियर है? ई में कुछ नहीं होता है। एफ की बात करना चाहते हैं तो इसमें सिक्किम राज्य से था। किससे था ये? सिक्किम राज्य से था। वही जी की बात करना चाहते हैं, इसमें मिजोरम से था। क्या था ये? मिजोरम से था। और लास्ट होता है एच, तो एच में अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये सारी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? कुछ कुछ मैं ट्रिक से बता देता हूँ, देखिए याद करना कैसे है। सबसे पहले 371 आप लोग को याद होगा, तो 370 तो आप लोग जम्मू कश्मीर है। 71 के लिए आप लोग क्या कीजिए ना, तो जीएम याद कर लिया, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। क्लियर है? ए में बात करते हैं, सबसे पहले कोई एक में आता है नाग, तो देखते हैं नाग का जो स्पेस होता है एक जैसा होता है, तो नाग एक में आ गया। वही दो में तो हम लोग आसपास दो व्यक्ति रहता है, तो असम याद कर लिए। तीन में मणिपुर हो गया। चार में अरुणाचल प्रदेश हो गया। वही छः में, यानी कि 6 को बोलते हैं सिक्किम, तो एक छक्का में 6 तक वैल्यू होता है तो 6 कर देंगे। और मिजोरम सप्ताह के सातों दिन में क्या कहते हैं? मजे करते हैं, 7 में हो गया। और 8 दिन क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अगर आप लोग को बोलेगा 371, देखिए 371 ए एक 8 किससे समय, तो 8 है ना, तो 8 में आप लोग को क्या आता है? जी में आता है। ठीक है? तो हम क्या बोले? 71 नहीं, सॉरी जी, एच में आता आप लोग का ना, तो एच में आप लोग को आएगा ना, तो क्या कहिए? अरुणाचल प्रदेश की जाए। आ से अरुणाचल 8 होता है ना, तो 8 में किस में? अरुणाचल प्रदेश। वही अगर आप लोग को बोले, देखिए 371 तो रहेगा ही। देखिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा ठीक से, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन जरा सा भी। 371 रहेगा, मान लीजिए कि 8 रहेगा, तो क्या बोले? आ से 8, आ से अरुणाचल प्रदेश। वही फ्रेंड्स अगर 7 रहेगा तो सप्ताह के सातों दिन हम लोग क्या करते हैं? मजे करते हैं, तो मिजोरम। वही यहाँ पे 6 रहेगा, तो 6 से क्या होता है? सिक्किम होता, सिक्किम होता। तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक का काल किस पंचवर्षीय योजना का काल था? देखिए यहाँ पे बातें करना चाहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2007 का। देखिए मेरा ट्रिक क्या, देखिए टोटल पंचवर्षीय योजना जो चला 17, और लास्टली जो था आप लोग को पता होगा वह 1 अप्रैल 2000, देखिए मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2012 से लेके 1 अप्रैल 2012 से जो लेकर था वो आप लोग का 2017 तक था। ये आप लोग का 12वां था। क्लियर है? तो यानी कि 12 में से 7 घटा दें, यानी 2017 से लेके 2007 से लेके 12 तक आप लोगों का क्या 11 हो गया। क्लियर है? अब 7 में से घटाएंगे तो 2, यानी 2002 से लेके 2007 तक जो आ गया ना, वो आप लोग कितना है? 10वां नंबर का। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर करेंगे 10वां, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक का जो काल था पंचवर्षीय योजना का, वह 10वां था। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं 9वां का, तो 9वां आप लोग का हो गया 1997 से लेकर क्या हो जाएगा? 2002 तक हो गया। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? और 12वां की याद करें, सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम, तो 2012 से लेकर 2017 तक था। क्लियर है? अब याद रखिए पंचवर्षीय योजना के यहाँ पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग, जिसका गठन कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। अब आ चुके मैथ्स का क्वेश्चन, शायद मैथ्स का क्वेश्चन है कि क्या है, देखते हैं। कि रन 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है, तो किरण की औसत चाल क्या होगी? सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ औसत चाल का कुल फार्मूला जो होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल तय की गई दूरी क्या था? 180 मिनट था, ये 180 था नहीं ये, और समय क्या था? 1 मिनट था, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो टोटल निकालेंगे तो यहाँ चाल आ गए ना, तो चालो कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ से निकालेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया? 3 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। इसको इग्नोर करने से कोई लेन देन नहीं था। क्वेश्चन आ गया मैथ्स का। सूर्या रम्या के तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा किए जाने वाले दिनों की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए एक आप लोग का सूर्या बोल रहा है, तो देखिए मान लिया कि सूर्या है ये, और ये आप लोग का लिखा रम्या, तो सूर्या लिखा रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो अल्टीमेटली रम्या अगर 1 करता है तो इसके तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करा। क्लियर है? अब बोल रहा और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए गए इसकी तुलना में वो 40 दिन कम लेता है। तो कम लेता है यानी जब भी कम लें तो दोनों का डिफरेंस है, तो 3 में से गया क्या बचा? 2, तो 2 का वैल्यू आपको कितना दे दिया? 40 दे दिया। तो अल्टीमेटली 1 का वैल्यू क्या होगा? 20 हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया ना। अब आप लोग को बोल रहा वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं। देखिए एक का क्षमता कितना आ गया था? तो 20 आया था, तो यहाँ पे इसका करें तो 20 दिया, क्या आ गया? 60, यानी इसका वैल्यू 60 आ गया और इसका वैल्यू 1 था, तो 20 से कम 20, तो दोनों मिलकर गुना करेंगे। तो देखिए 60 को 20 से गुना करें, फिर दोनों को क्या करेंगे? सम कर देंगे। और आप लोग सॉल्व कर लिए। 20 का पार्ट में 80 कितना बन रहा था? 4 बार में, और 4 का पार्ट में 60 कितना बन रहा था? 15 बार में। तो इसका राइट आंसर आएगा 15 दिन। तो अच्छा से बना सकते हैं, मैथ्स ईजी था ये। तो राइट आंसर होगा 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
8,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों को CI ज्ञात करने के लिए बोलता है और यहाँ पे अर्धवार्षिक ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो हमेशा याद रखें जब भी हाफ ईयरली बोलता है तो जो रेट होता है उसको हाफ कर दे, यानी 10% है तो 10 का हाफ कर देंगे, कितना हो गया 5% हो गया। और टाइम जो आप लोग है उसका दुगुना करिए, तो 1.5 का दुगुना करेंगे तो 3 ईयर होगा। अब आप लोग तो बना सकते हैं, बिल्कुल आप लोग बनाइएगा तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। देखिए R 5% हो गया, T 3 वर्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष के लिए आप लोग को निकालना है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिएगा ना, तो 8,000 था ना, तो 8,000 के एक और 10 का हाफ किए थे 5, तो यहाँ पे 5% का आगे निकाले, 5/100 यानी 20, तो यहाँ पे 20 को क्या करें 21 से कर देंगे, फिर क्या होगा 20 से आप लोग का कहाँ जाए 21 में जाएगा, फिर 20 आप लोग का जाए 21 में। देखिए ये आप लोग का प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। अब देखिए यहाँ पे तीनों टर्म्स गुना करेंगे तो आप लोग का ये 8,000 आ रहा। अब 21 गुना 21 गुना 21 यहाँ तक पूरा सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे जब कीजिएगा ना 21 का क्यूब होता है शायद 9,261 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए 8,000 का वैल्यू 8,000 लिख रहा है, यानी कि 8,000 का वैल्यू 8,000 लिख रहा। हम लोग को निकालना किसका था CI, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो अल्टीमेटली डिफरेंस लेंगे 6261 आएगा। इसको गुना किससे करें 1 से, तो राइट आंसर कितना है 6261। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर दें। ईजी क्वेश्चन था ये भी। देखिए एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है तो 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला याद कर लीजिए, हमेशा इससे बन जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखें MP/CP। देखिए MP/CP इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पे लिखिए 100 माइनस C के बाद क्या था D, तो यहाँ पे डिस्काउंट कर देंगे, ऊपर में क्या था 100 प्लस P कर दीजिए, ये याद रखिए। क्लियर है। अब देखिए मार्क प्राइस आप लोग को निकालना है, तो हमने मार्क प्राइस रहने दें। अब CP का अगर वैल्यू देखिएगा तो 800 रुपये, क्या था ये 800 था। अब 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट था 10%, तो 100 में से यहाँ 90 आ गया, प्रॉफिट कितना था 12.5, तो यहाँ पे क्या लिखें 112.5 लिखेंगे। अब यहाँ पे काट दिए, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 9 का पारा में 1 5 2 7 2 9, यानी कि यहाँ पे काट दीजिएगा तो टोटल लगा देखिएगा ना। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे कैंसिल कीजिए तो 9 एकम 9 हो गया, फिर 2 2 और 2 22, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, फिर 4 और 5 45। अब 125 को 8 से गुना कर दिया, तो 125 को 8 से गुना किया तो 1000 आएगा। क्या आएगा 1000। तो राइट आंसर देखिए तो 1000, इस फार्मूला पे पुटअप कर दीजिएगा, तो राइट आंसर आएगा 1000। ऑप्शन है बिल्कुल, तो 1000 को क्लिक कर दिया। देखिए ईजी मैथ है, आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% क्या कीवी है। यदि वे संख्या में 50 है तो लीची और कीवी का अनुपात क्या हो। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखिए आप लोगों को जो मैं बताता हूँ वही कीजिएगा। फलों की टोकरी में 52% क्या लीची है और 48% क्या है कीवी है। तो देखिए लीची और कीवी का, मान लीजिए लीची या ये कीवी है, तो लीची का रेशियो दिख रहा है कितना 52 लिख रहा है और इसका लिख रहा है 48, दोनों का रेशियो निकालेगा ना तो आप लोग के 13 अनुपात क्या आएगा 12 आ जाएगा, है ना। अब लिखा यदि वे संख्या में 50 है, क्या लिखा यदि वे संख्या में, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 25 का वैल्यू लिख रहा 50, तो अल्टीमेटली 1 का वैल्यू कितना लिख रहा 2 लिख रहा। तो बोला लीची और कीवी का अनुपात क्या होता है 2 को इससे गुना, 13 दूनी 26 7 दूनी 24, तो यहाँ पे 26 7 24 आएगा। तो यहाँ रेशियो करेगा तो 13:12 आएगा, 13:12। तो राइट आंसर करेंगे तो 13:12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल सैबल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 वर्ष बाद सैबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगा, तब अब सैबल का साल क्या होगा। देखिए इसके लिए अगर बनाएंगे ना क्या लिखा, विपुल सैबल की तुलना में 16 साल छोटा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैबल को उम्र पता करें, तो सैबल का x मान लिए तो विपुल को ऑलरेडी आप लोग को पता, क्या करें इसे 16 साल कम करें, यानी x माइनस 16 वर्ष कर दिए। क्लियर है। अब क्या लिखा, अब से 12 वर्ष बाद सैबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना अधिक होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना 12 वर्ष बाद, यानी देखिए x + 12 कर देंगे। क्लियर है। अभी 1.5 गुना अधिक हो, यानी 1.5 कर देंगे। यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 16, इसमें भी क्या करें 12 को ऐड कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 0.5x आएगा, तो 0.5x का वैल्यू 18 आएगा, यानी x का वैल्यू ज्ञात किया तो 36 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, इसमें आप लोग काउंट कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये सब तो ईजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर का शब्द का अर्थ होता है रेशम की खेती। क्या होता है ये, रेशम की खेती को बोलते हैं सेरीकल्चर, याद रखिएगा। ठीक है। और रेशम प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और रेशम के कीड़े को सरतूत के पत्ते पर पाला जाता है। ये क्वेश्चन आता है, रेशम के कीड़ों को सरतूत के पत्ते पर पाला जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करना चाहते हैं मछली पालन, तो मछली पालन बोलते हैं पिसीकल्चर। वही पक्षी पालन को क्या बोलते हैं,
पक्षी के पालन को मैं भूल रहा हूँ, पक्षी के पालन को मुझे ध्यान में नहीं, अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर है। वैसे विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती, और वर्मी कल्चर होता है केचुआ पालन का अध्ययन। चलिए, ज्वारी वन को अन्य नाम से कहते हैं, और निथोलॉजी तो पक्षी का अध्ययन होता है। सॉरी, ज्वारी वन को अन्य नाम से क्या कहते हैं, तो याद है ज्वारी वन को लोग मैंग्रोव वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन बोलते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? देखिए यहाँ पे वस्तु से बड़ा आभासी, तो फ्रेंड्स अगर बात करा जाए वस्तु से बड़ा, तो हमेशा याद है अवतल दर्पण जो होता है ना, वो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब को निर्मित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, अवतल दर्पण होगा राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, सबसे पहले ये उत्तल, तो उत्तल जो दर्पण बनाता है, देखिए इसमें तीन चीज़ होता है। सबसे पहले उत्तल दर्पण भी बनाता है आभासी, क्या बनाता है ये? आभासी। और जब कोई भी आभासी बनता है तो आभासी के तुरंत बाद वो सीधा बनाता है, क्या बनाता है? सीधा। और ये जो बनाता है ये थोड़ा सा छोटा बनाता है, वस्तु से क्या बनाता है? छोटा। क्लियर है। चलिए, वही बात करना चाहते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण का कंडीशन ये होता है, ये आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें। देखिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब निर्मित वस्तु से बड़ा था ना, वस्तु से बड़ा, यहाँ पे मेन पॉइंट्स आप लोग का वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा होने की वजह से हमने अवतल दर्पण किया। अगर यही वस्तु से छोटा बोलता तो उत्तल दर्पण करते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। बात करना चाहते हैं, देखिए अवतल दर्पण में जब फोकस तथा ध्रुव के बीच मध्य स्थित है, तो यहाँ पे आवर्धन जो होता है ना वह कम होता है, यानी कि m इज लेस देन 1 होता है। ये चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद करंट अफेयर होगा, देखते हैं क्या। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग बताना, देखिए आप लोग ये सेल है, क्या ये सेल है। अब सेल के बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो अब देखिए इसके बीचों भी, देखिए आप लोग को समझा रहा हूँ तो ध्यान देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को ये कोशिका झिल्ली है, ये जो बाहरी पार्ट जो है ना इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये सब सारे पार्ट्स को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्लियर है। और ये जो बीचों बीच जो कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? तो बीचों बीच जो पार्ट है इसे बोलते हैं केंद्रक। अब इसके बीच में देखिए मैं कलर को ग्रीन से कर दिया, येलो से, ये जो पार्ट्स है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हो साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जो बीचों बीच पार्ट होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो साइटोप्लाज्म यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स याद रखिए केंद्रक, तो कोशिका के जो मेन, कोशिका जो न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक, और कोशिका की मदर भी जो बोलते हैं वह केंद्रक को ही बोलते हैं, और कोशिका का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वह केंद्रक ही होता है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? देखिए क्लोरोफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र अगर आप लोगों को पता है तो काफ़ी अच्छे से मैं बता देना चाहता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3 होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन है क्या? CHCl3 नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है याद रखें CHCl3 होता है, मिथाइल क्लोराइड बोलता है। क्लियर है। वही बात करना चाहता है CH, इसको नहीं, ये जो आप क्लोरोफॉर्म यहाँ पे जो आप लोगों को जो फार्मूला लिख रहा है CHCl3 होता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए C2H6, तो C2H6 जो होता है वह इथेन का होता है। किसका होता है? इथेन का होता है। आप लोग पढ़े होंगे इथेन का होता है ये। और CCl4 इसको बोलते हैं पायरीन, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिए। क्लियर है। चलिए, पायरीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो PVC में करते हैं, नहीं पॉलीविनाइल क्लोराइड में करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे इसका तार के ऊपरी लेप में जो होता है। क्लियर है। चलिए, एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है, तो वह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर क्या करेगा? सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी लेना अगर लाल लिटमस को अगर नीला कर रहा तो क्या होगा? सबसे पहले मेरा एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? अनिल था। क्या था ये? अनिल। अब देखिए यहाँ स्ट्रिक समझ में आएगा। आस होता अम्ल, अम्ल क्या करता है? नी से नीला, नीला को लाल कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? लाल को नीला कर रहा है। तो अम्ल के बाद क्या था? क्षार, यानी कि फ्रेंड ये जो आप लोग को लिखा है क्षार, यानी पदार्थ X कौन था? ये पदार्थ X, तो पदार्थ X आप लोग का क्षार लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ये क्षार। अब बोला ना यह मिथाइल ऑरेंज को बदल कर क्या करेगा? तो याद रखिएगा जो क्षार जो होता है मिथाइल ऑरेंज को बदलकर पीला कर देता है। क्या करता है? ये पीला कर देता है। इसलिए मैं पीला कलर को यूज किया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो याद रखिए इसका कलर कैसा कर देगा? पीला कर देगा। किसका कैसा करेगा? पीला कलर कर देगा। क्लियर है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए एक होता है मिथाइल, देखिए मिथाइल ऑरेंज, देखिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देखिए, मैं छोटा लिखूंगा लेकिन समझाऊंगा पूरा इसमें। देखिए मिथाइल ऑरेंज, यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल ऑरेंज। तो फ्रेंड्स याद होगा मिथाइल ऑरेंज का जो अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम में जो है उसका कलर होता है लाल। क्या होता है? ये कलर होता है लाल। वही क्षारीय माध्यम का जो कलर होता है वह लाल पीला होता है। क्षारीय का क्या होता है? पीला। वही लिटमस पत्र, तो लिटमस में क्या होता है? देखिए वही बात करना चाहता है लिटमस पत्र का। तो लिटमस पत्र में जानते हैं अगर अम्ल की बात करना चाहते हैं तो वह
नीला को क्या करता है लाल, नीला को क्या करता है लाल, वही इसमें क्या करता है वह लाल को क्या करता है नीला। यहाँ तक तो पता होगा। एक होता है आप लोग का मिथाल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज पीला लाल होता है। एक होता है हल्दी का चूर्ण, तो देखिए हल्दी का चूर्ण के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो हल्दी का चूर्ण क्या करता है ना, वो अम्ल को कलर कैसा कलर करता है, पीला करता है। वही क्षारक का जो कलर करता है वो लाल करता है। ये दोनों इन्वर्स होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बता दें अम्लीय माध्यम, ये बताएं क्षारीय माध्यम। इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है आप लोगों को पता होगा, विद्युत की चाल या फिर हवा में प्रकाश की चाल दोनों होता है 3 लाख होता है। आई थिंक देखा था 3 × 10⁸ तो होता है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलिए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रकाश का भी एक सामान्यता कितना होता है, तो याद रखिएगा सी का फार्मूला आप लोग जानते हो। तो सी का जो फार्मूला था 1/, देखिए फार्मूला बता 1/ε होता है, म्यू टर्म्स होता है। अब इसी का वैल्यू जब निकालेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आई होप पढ़े होंगे, ठीक है। बातें करना चाहते हैं प्रकाश की चाल का। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रकाश की चाल सर्वप्रथम जो निकाला था रोमर नामक साइंटिस्ट ने निकाला। किसने निकाला था, रोमर नामक साइंटिस्ट ने निकाला था। अब प्रकाश वर्ष की जो दूरी इकाई होता है। क्लियर है। और याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होता है वह 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मानव शरीर का पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है मस्तिष्क के तले पे होता है, मस्तिष्क के तले पे होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और याद रखें पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसका वेट कितना होता है 0.6 ग्राम होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी कि मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्वेश्चन आता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। क्लियर है। और याद रखें पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके कुल 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अग्रपिंडक, एक होते हैं मध्यपिंडक, एक होते हैं पश्चिम पिंडक होते हैं। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं आप लोगों को पूरा ग्लैंड्स के बारे में। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए मान लीजिए मैं एक मनुष्य को बनाया हूँ। देखिए थोड़ा सा हंसिएगा भी आप लोग, ठीक है। देखिए मान लीजिए कैसे बनाओ जो आप लोग को भी अच्छा लगे। मान लीजिए एक व्यक्ति को बनाया, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो इसमें याद रखिएगा ना सबसे यानी ऊपर मस्तिष्क में, यहाँ पे जो मस्तिष्क देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले कपाल में, यानी देखिए उसके मस्तिष्क में अगर देखा ना तो सबसे ऊपर में तीन ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है आप लोग का पीयूष ग्रंथि, एक होता है आप लोग हाइपोथैलेमस होता है, एक और कोई ग्रंथि होता है क्या, एक होता है पीनियल ग्रंथि। तो बीचों बीच जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो इसके मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस भी होता है, पीयूष भी होता है, लेकिन बीचों यानी बीचों आँख के जो तीसरी आँख होता है यहाँ पे होता है पीनियल ग्लैंड्स होता है। क्या होता है, पीनियल ग्लैंड्स होता है। उसी प्रकार गला में जो होता है यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड्स होता है। क्लियर। इसी से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे चेस्ट में, तो बच्चों के चेस्ट में होता है थाइमस ग्रंथि। क्या होता है, ये थाइमस ग्रंथि होता है। ये बड़े जब होते हैं तो ये खत्म हो जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता था। तो ये करंट अफेयर थोड़ा टफ है, तो इसका राइट आंसर होगा लेबनान। क्या होगा, लेबनान होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 को सफल कब किया था, तो 23 अगस्त 2023 को। याद रखिए 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर सॉफ्ट किया था। कहाँ पे किया था, चंद्रमा पर सॉफ्ट करने वाला बना था 23 अगस्त 2023 को। क्लियर है। याद रखिए 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। क्लियर है। इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो 3 देश थे उस तीनों का देश भी नाम आप लोग को जानकारी रखना जरूरी है। तो देखिए 3 देश है, तो पहला आप लोग को जानते हैं कौन थे, तो आप लोग को पता हुआ थे रूस थे। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड जो देश थे, सेकेंड था आप लोग अमेरिका थे। क्या थे, अमेरिका थे। वही थर्ड क्या थे, चीन थे। RAC याद कर लिया। चौथा क्या है, अपना भारत महान आ गया। ठीक है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। 23 अगस्त को पहुंचे थे। वही बात करना चाहते हैं, इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश है। विश्व का पहला देश देखा है ना, तो सफलतापूर्वक बोले दक्षिणी ध्रुव पर, तो भारत हो गया। क्या हो गया, भारत हो गया। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ चंद्रयान 3 को सबसे पहले याद रखिए चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था, तो आप लोगों को पता होगा 14 जुलाई। देखिए मैं लिख देता हूँ 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। 14 जुलाई 2023 को 2:35। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। और फाइनली तभी कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो नेशनल अंतरिक्ष दिवस। तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए कब? 23 अगस्त को मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पेपर में, क्लियर है। इससे पहले चंद्रयान-1, तो देखिए टोटल यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे पास जो कंटेंट है मैं पूरा दे रहा हूँ। तो चंद्रयान 3 छोड़ा गया, तो एक होता 1, एक होता 2, एक होता 3। तो चंद्रयान-1 जो छोड़ा गया था तो उसका डेट था शायद 22 अक्टूबर 2008 था, 22 अक्टूबर 2008 था। वही सेकंड जो जोड़ा गया था वो 22 जुलाई को छोड़ा गया था, 22 जुलाई 2019 था, ये क्लियर है। और थर्डली जो जोड़ा गया था वो 14 जुलाई 2023 को। इस टाइप से आप लोग याद रखिए। थर्ड जो आप लोगों का सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इसका जो लक्ष्य था 2023 तक ही था। क्या था? 2023 तक था। तो याद रखिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्लियर है। चलिए अब याद रखिएगा 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का प्रयास रखा है। 2030 तक किसको रखा है? मलेरिया को। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा। तो वैसे था शायद मैग्नस कार्लसन था, क्लियर है। अब यहाँ पे याद रखिएगा थोड़ा सा करंट अफेयर मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा 2025 में एंडरसन और तेंदुलकर सीरीज हुआ था, जिसका जो रिजल्ट हुआ हुआ 2-2 से भारत और इंग्लैंड के बीच बराबरी हो गई। ये करंट अफेयर में भी पॉसिबिलिटी आ सकता है, क्लियर है। आज फाइनल मैच हुआ था ओवल में, जहाँ पे आज टाई हो गया था, क्लियर है। इसलिए करंट अफेयर था ये। चलिए अब आ चुके हैं मैथ्स का क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा हमारे पूरा सॉल्यूशन 40 क्वेश्चन का? इसमें सारे क्वेश्चन को मैं पूरे का पूरे डिस्कस किया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद मैं आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर साइंस क्वेश्चन को 40 बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कैसा लगा, और ऐसा अगर अच्छा कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं कंटिन्यू क्लास को रखूँगा, वरना मैं स्किप कर दूँगा। परिमेय संख्या नहीं है, इसमें आप लोगों को बताना कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, परिमेय संख्या नहीं है। बाकी को सॉल्व कीजिए तो परिमेय संख्या हो जाएंगे, क्लियर है। सॉरी गलत हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ना ये हो रहे हैं, इसमें भी रूट वाला आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो इसमें देखा तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि एक से अधिक हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। हाँ, यदि 2x, इसको तो सॉल्व करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर इसको आप सॉल्व कीजिए तो -3/11 आ जाएगा। देखिए सब सारे क्वेश्चन इजी है, ये सब क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर भी बनाइए तो 4/7 आएगा। क्या आएगा? 4/7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बताने लगा मैं बता देता हूँ। देखिए समीकरण निकाय kx + 2y = 5, 3x + y = 1 कोई भी हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे क्लास 10 के। एक होता है कोई भी हल नहीं, एक होता है केवल एक हल, एक होता है अनेक हल। तो ये 3 कंडीशन होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए समीकरण का कोई हल नहीं, तो कोई हल का नहीं का एक इक्वेशन होता है। आप लोग को लिख देता हूँ इस टाइप से। आप लोग बता सकते a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये कंडीशन होता है, यानी कि समांतर के कंडीशन में इसका वैल्यू आता है। तो देखिए a1 का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो a1 का वैल्यू क्या लिख रहा है आप लोगों का? k लिख रहा है। तो a2 का वैल्यू 3 लिख रहा बराबर, b1 का वैल्यू 2 लिख रहा, b2 का वैल्यू आई थिंक 1 लिख रहा। यहाँ आप लोगों को क्या करना, नॉट इक्वल को हटा दीजिए। यहाँ से सॉल्व किया तो k का वैल्यू क्या रहा? 6 आ रहा। तो याद है k बराबर 6 पर समीकरण का कोई हल नहीं हुआ। तो k बराबर 6 है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। सॉरी k बराबर 6 का होगा, तो k बराबर 6 का भी होता है, और k बराबर 6 है ना, तो 6 भी ले सकते हैं। और यानी 6 पर कोई हल नहीं होगा, यानी 6 पर कोई हल नहीं होगा, तो यानी इज नॉट इक्वल भी होगा, k1 भी होगा। तो यानी देखा है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते। थोड़ा यहाँ पे बच के रहिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो अल्टीमेटली फिर इसको विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका राइट आंसर आएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आएगा। देख लीजिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। समीकरण मूल 1/2 व 1/3 है, तो क्या होगी? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़े, मूल। तो आप लोग को पता होगा द्विघात समीकरण निकालना क्या होता है? फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। हम यहाँ पे क्या करें 1/2 + 1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या कहते हैं x, फिर क्या कहते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 इंटू 1/3 बराबर 0। अगर आप लोग इसको सॉल्व पूरे अच्छे से करते हैं तो आंसर आएगा 6x² - 5x + 1 बराबर क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। देखिए एस बराबर, यानी कि आप लोग का सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, एस बराबर लिख रहा है 1 -2 +3 -4, इस टाइप्स का लिख रहा है, 50 तक लिख रहा है, तो एस का योजन प्रतिलोम क्या होगा। देखिए इसके सजाने के लिए तरीका, सबसे पहले देखिए प्लस वाला को लेते हो, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, फिर 49 तक आ रहा, यानी कि देखिएगा ना आप लोग आगे पॉजिटिव वाला लिखिएगा तो देखिए 1 आ रहा, फिर +3 आ रहा, +5 आ रहा, धीरे धीरे डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 49 तक जा रहा। क्लियर है। अब हम क्या करें, माइनस वाला लेंगे, तो कलर को चेंज करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे -2 आ रहा, -4, -6, -8, -50 तक। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, इसी में देखिए -2 -4 डॉट 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 -50 तक आ रहा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम रहने देंगे, यहाँ पे जो आपका है ना उसको रहने देंगे। तो फ्रेंड्स अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या 1 +3 +5 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या आपका लास्ट है 49 तक है। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को मान लीजिए कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते, क्या बचे 1 +2 +3 डॉट डॉट, यहाँ पे 25 तक बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 25 प्रथम विषम संख्या, यहाँ पे 25 प्रथम प्राकृतिक संख्या। तो इसको सॉल्व करें तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का अगर आप लोग योग निकालिए तो n² होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 25 तक है, तो 2 तो रहने देंगे, यहाँ पे 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला का n × n+1, तो 2 रहने देंगे n, तो n का वैल्यू 25 था, फिर n+1 यानी कि 26 हो गया बाय 2, तो यहाँ से करें 13। अब इसको पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे तो 625 आ रहा, यहाँ पे कितना आएगा 25 को हम लोग 25 को 13, 25 दूनी 50, 50 को 13 से गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65, यानी कि 650, यानी हम 625 को 650 से घटाएंगे तो -25 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। तो सॉरी -25 तो है, लेकिन इसका योजन प्रतिलोम बोला था, इसका नहीं 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q और q पदों का योग p है तो श्रेणी p + q के पदों का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका फॉर्मूला ही होता है। जब भी इस टाइप से यानी p पदों का योग q बोलेगा, q पदों का योग p बोलेगा ना, तो आप लोग को फार्मूला माइनस कर दीजिए, यहाँ पे p + q कर दीजिए, ये फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। अच्छा फार्मूला था ये। देखिए ताश की गड्डी में से एक ताश का पत्ता निकाला जाता है, तो इस पत्ते का लाल होने या अथवा बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अथवा का कंडीशन आ रहा है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन का रूल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पता ताश की पट्टी में यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का वैल्यू जो होता है टोटल 52 होता है, क्या लिखेंगे 52 ले देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को पता है टोटल लाल, तो लाल कितना होता है अल्टीमेटली पता होगा 26 होता है। क्लियर है। वही नंबर ऑफ बी यानी कि यहाँ पे बोला बेगम, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है बेगम, तो बेगम की संख्या कुल कितना होता है 4। अब बोला दोनों को एक साथ निकालते और ये नहीं होता इंटरसेक्शन, तो दोनों में अगर निकालिए तो कॉमन क्या है 2 पार्ट्स आएगा। क्लियर है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेगा तो Na/n 26/52 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे ना तो 4/52 यानी 1/13 आएगा। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 2/52 यानी 1/26 आएगा। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ोगे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला का यूज करना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/13 था, -1/26 करेंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल वैल्यू आएगा 7/13। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो राइट आंसर 7/13 ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो अच्छे से बनाइएगा, ये सब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते हैं इसी तरफ से। देखिए किसी वृक्ष का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पे लग जाती है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ उस बिंदु की दूरी है जहां पृथ्वी शिखर को छूता है तो 40 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगा। देखिए क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई वृक्ष है, ये थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए मान लीजिए कोई वृक्ष है। क्लियर है। अब देखिए इसका वो मान लीजिए टूटा हुआ भाग गिर के यहाँ पे गिर गया, ये ठीक है जुड़, यानी ये भाग और ये भाग आपका सेम है। क्लियर है। अब लिख रहा यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर दिए। क्लियर है। यदि वृक्ष की जड़ उस बिंदु की दूरी पर जहाँ पृथ्वी से 40 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू इसका लिख रहा है 40 मीटर, मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका वैल्यू कितना लिख रहा है 40। तो जब यहाँ 60 का वैल्यू जब 40 है तो 30 का वैल्यू कितना होगा आप लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पे वैल्यू का 40/√3 हो जाए, क्या होगा ये, यानी कि AC का वैल्यू निकालेगा तो 40 क्या होगा √3 होगा। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग BC का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप लोग BC का वैल्यू निकालिएगा ना, तो
यहाँ पे 90 के सामने आ रहा है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 के सामने क्या है 40 है, तो 90 के सामने क्या होगा, यानी कि अगर आप लोग BC का वैल्यू निकालते हैं या फिर यहाँ का जो वैल्यू निकालते हैं BC का ना, तो ये अगर वैल्यू निकाले तो आप लोग के सामने इसका दुगुना कर दें, यानी कि 80 को 80/√3 हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग ये कंडीशन पढ़े होंगे, देखिए 30 60 90 का कंडीशन, ये आप लोग का होता है 1 होता है, ये √3 होता है, ये क्या होता है 2, इसके अकॉर्डिंग मैं किया हूँ। ठीक है। अब देखिए ये 40√3 है, ये 80√3 आया, 80/√3। अब हम लोग बोला इसकी ऊंचाई, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता है पेड़ पूरा पेड़ था ये, अब इसका ये भाग और ये भाग तो सेम था, तो दोनों के भाग को हम लोग क्या करें, सम कर देंगे। यानी कि देखिए ये भाग और ये भाग जोड़ेंगे तभी होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे 40/√3 प्लस 80/√3, ये दोनों को भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो टोटल कीजिएगा तो 120/√3 आएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम क्या करते देखिए 120/√3 था, इसको भी रेशनलाइजेशन करेंगे, आई होप कर लिए होंगे। तो आप लोग के सामने 120/√3/3, यानी कि टोटल देखिएगा तो 40√3 आएगा, 40√3 मीटर। तो राइट आंसर करेंगे 40√3 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। वेट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूंगा और आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग के लिए और फायदेमंद होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 है और अल्फा का वैल्यू देखिए 2 भी है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे 2 भी पुट कर दें, प्लस क्या लिखेंगे बीटा। अब इसका टोटल सम लिख रहा है 90, तो यहाँ पे 3 बीटा का वैल्यू आप लोगों का क्या रहा है 90, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू अगर देखिए ना तो टोटल कितना रहा 30 डिग्री आ रहा है। क्लियर है। और हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा का लिख रहा था 2 बीटा, तो 2 है 2, बीटा का वैल्यू कितना था 30 था, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे कितना डिग्री आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है। अब निकालेंगे कॉस प्लस कॉस, देखिए कॉस से कॉस अल्फा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू अल्टीमेटली आप लोग पता 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन बीटा, तो साइन बीटा का वैल्यू 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 1/4 प्लस क्या लिखें 1/4, तो यहाँ सॉल्व भी करेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 आएगा, तो राइट आंसर आएगा 1/2। तो राइट आंसर 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये देखिए बिंदु 1 2 और 4 6 के बीच की दूरी निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा दूरी सूत्र का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 के फार्मूला में। तो क्या करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 मान, देखिए हम लोग क्या 4 में से 1 करेंगे था 3, 3 का स्क्वायर क्या था 9, फिर देखिए 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर क्या था 16। अब यहाँ पे दोनों का अंडर रूट निकालेंगे 25, 25 का वैल्यू क्या होता है अल्टीमेटली 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्नलिखित आकृति में एंगल एंगल BAD में से प्रत्येक समकोण है। यदि AB का वैल्यू 5 है, देखिए AB का वैल्यू 5 लिख रहा, AD का वैल्यू 3 लिख रहा और BD का वैल्यू 4 है, तो CD का मान निकालना। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये 5 है तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है। आप लोग इसका वैल्यू निकालना, क्या निकालना इसका। हम आप लोग एक ट्रिक बताते हैं। आप लोग देखिए सबसे पहले त्रिभुज ADB और त्रिभुज CAB के आपस में समरूप है, तो जब भी समरूप होता है इसका एक कंडीशन होता है, क्या करें ये BD जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये BD जो होगा, ये BD का जो वैल्यू है, ये BD जो है ना आप लोग का AB यानी BD/AB करेंगे। क्लियर है। बराबर इसी के पैरेलल में अगर जाइए तो देखिए ये क्या आप लोग का BD/AB कर दिए। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे इसी के अनुसार लेंगे, तो टोटल वैल्यू क्या था ये, यहाँ पे भी AB लेंगे, तो क्या लिखेंगे AB लिखेंगे बट्टा आप लोग का ये क्या था BC था, क्या था टोटल लेंगे BC। अब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए BD का वैल्यू कितना लिखा 4 और AB का वैल्यू शायद 5 लिख रहा था, फिर AB का वैल्यू 5 लिखा था, BC का वैल्यू निकालना था, तो देखिए 5 5 25/4 करेंगे, यानी कि 25/4 तो हो गया। यहाँ पे अगर निकाले होंगे तो BC का वैल्यू निकालिए तो 25/4 आ रहा। क्लियर है। लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। तो फ्रेंड्स CD का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 25/4 है 25/4 में से हम लोग ये जो 4 दे उसको घटा देंगे, तो अल्टीमेटली घटाएंगे तो 2 यहाँ पे टोटल कीजिए 16, यानी कि 9/4 आएगा, यानी 9/4 यानी कि 2.1/4, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। देखिए ओरली बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबाई है कि है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना। देखिए मान ली सर्कल को ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या बोल रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, तो देखिए आप लोग समय 10 सबसे पहले जीवा कितना 16 सेंटीमीटर, अब इसका केंद्र कितना लिखा 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करें यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर खींच दिए। अब टोटल 16 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है तो हाफ हाफ होता है, यानी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। क्लियर है। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए ये 10 हो गया, ये 8 है, तो आप लोग ये बता इसका वैल्यू क्या होगा, तो ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं ना, तो 10 से 8 है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा 6 हो गया। क्या हो गया ये 6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए मैं फास्टली बताता हूँ। ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को बनाएगा। निम्न चित्र में एंगल बी ए डी का वैल्यू 120 डिग्री है, तो एंगल बी सी डी का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए बी ए डी, देखिए बी है, ए है और ये डी है, तो यहाँ पे देखिए एंगल वैल्यू कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है 120 डिग्री। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं 90 डिग्री होता है। आप लोग को पता होगा स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे क्या होता है लंबवत होते हैं, यानी कि देखिए एंगल बी ए सी, तो बी ए सी का वैल्यू निकालेगा तो देखिए 120 था ना, तो हाफली 60 डिग्री हो जाएगा। आप लोग को निकालना है बी सी ए, देखिए बी सी ए, तो देखिए ये आप लोगों का कितना डिग्री था, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ओवरऑल 120 लिख रहा था, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना लेंगे 60 लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। यहाँ पे कितना डिग्री था 90, तो 60 90 कितना हो गया 150, तो अल्टीमेटली यहाँ का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री आएगा ना। तो आप लोग अगर वैल्यू निकालते एंगल ए सी बी या फिर हाँ, तो अगर आप लोग निकालते ए सी बी का वैल्यू अगर निकालते होंगे या फिर बी सी ए कुछ भी लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखते होंगे एंगल बी सी ए, तो बी सी ए का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। क्लियर है। आप लोग को पता है एंगल ए सी डी, देखिए ए सी डी यानी ये 30, तो ये भी क्या होगा 30 हो जाएगा। और आप लोग को एंगल क्या निकालना था बी सी डी, तो 30 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 30 था, यहाँ भी 30 था, 30 क्या होगा 60, तो राइट आंसर 60 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी बना देंगे। देखिए चित्र में सी पी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 2 सेंटीमीटर है और ए डी का मान ज्ञात करा है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक फार्मूला आता है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे स्पर्श रेखा की छेदक रेखा को पास करता है, तो इसके फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए पी सी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा आप लोग को बता सी डी गुना क्या करेंगे ए सी करेंगे। अब देखिए पी सी का वैल्यू 4 था, तो 4 का इसको 16 हो गया। सी डी का वैल्यू 2 था, आप लोग ए सी बोला तो हम लोग क्या लिखे 2 इंटू ए डी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 क्या हो गया 16, तो एडी का अगर वैल्यू देखेगा तो एडी का टोटल वैल्यू देखिएगा तो 4 आ रहा है। क्या रहा है 4, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू किस 2 दूनी 4, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का वैल्यू जो निकालने बोला किसका निकालना ए, हम तो निकाले किसका एडी का, तो एडी का तो 4 आ रहा, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। रुकिए थोड़ा कन्फ्यूज हुआ इसमें। देखिए ये पी सी है, आप लोगों को फार्मूला देता हूँ। देखिए आप लोगों को पता है पी सी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा सी डी, आगे क्या लेते हैं सी डी गुना क्या करें टोटल ए सी करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे है ना। तो पी सी का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा पी सी का वैल्यू 4 था, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे 16 कर देंगे। अब सी डी, तो सी डी का ओनली वैल्यू केवल 2 दिया था। अब अगर ए सी निकालना चाहते हैं ना तो ए डी प्लस क्या करेंगे डी सी करेंगे, तो ए डी का वैल्यू आप लोग को पता नहीं तो हम ए डी रहने देंगे। अब डी सी का वैल्यू 2 दिया था, अब सॉल्व यहाँ पर गलत कर देते बोले ना मिस्टेक हो रहा, तो यहाँ पे कटने पर 8 आ गया। तो यहाँ पे देखें 8 प्लस क्या लिखेंगे ए डी, तो 8 प्लस ए डी प्लस 2, तो यहाँ से हम लोग ए डी का वैल्यू निकालेंगे तो 8 में से 2 गया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर करेंगे 6, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 की ओर देखते हैं क्या लिख रहा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173.2 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिख रहा है। क्लियर है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए लिखता हूँ मैं, सबसे पहले लिख देंगे √3/4 भुजा, तो भुजा को मान लेते ए स्क्वायर, इसका वैल्यू टोटल लिख रहा 173.2। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 होता है। क्या होता है 1.73, तो हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1.73 पुट कर दिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिए, बाई क्या करेंगे 4, बाई क्या करेंगे 173.2। अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको इससे कैंसिल कीजिएगा तो टोटल जो आएगा आप लोग को कैंसिल करने पर यहाँ पे आप लोग को बच जाएगा 100। क्या बच जाएगा 100। तो यहाँ पे आप लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा तो 4 को 100 से गुना करेंगे कितना आएगा 400, यानी कि फ्रेंड्स ए स्क्वायर का वैल्यू कितना रहा अल्टीमेटली देख सकते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा 400। क्या रहा 400। तो हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 20, तो इसका साइड का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसका पैरामीटर बोला तो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला था 3, यानी 3 को 20 से गुना करेंगे कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर करेंगे 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन है। ऑप्शन तो नहीं दे रहा तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। कोई नहीं, डर के आगे जीत है, गला सबका सूखता डर सबको लगता है, इसलिए 60 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए 88 क्वेश्चन। किसी लंब पिरामिड के आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यदि उसकी तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल की लंबाई 320 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसको ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा आधार का परिमाप। तो परिमाप जो होता है आप लोग को पता है 4 × 60 होता है, तो 16 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा
64 होगा, क्योंकि वर्ग लिख रहा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 16 को 4 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 64, यानी कि टोटल 64 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब पिरामिड का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू, देखिए लिख देता हूँ, हाफ इंटू आधार का परिमाप, तो कितना लिखा 64 बोल रहा इंटू इसका स्लैंट हाइट, तो एल मान लेंगे। क्लियर है। अब इसका टोटल वैल्यू कितना लिखा 320 लिख देंगे। यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 32 बार में कट गया, तो 32 एल बराबर आ रहा आप लोग का 320, तो यानी एल का वैल्यू निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। हम लोग को एक आप लोग को क्या निकालना, हाइट। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर। तो एल का वैल्यू क्या आया था, आप लोग देखे थे 10 था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। आप लोग एच का स्क्वायर का निकालना था, तो यहाँ एच स्क्वायर रहने देंगे प्लस आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे दिया था, क्या दिया था, तो सॉरी आर निकालने के लिए इसका भुजा, देखिए जो वर्ग जो होता है उसका त्रिज्या का हाफ होता है, यानी कि इसका साइड का हाफ होता है, यानी 16 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करें तो 16 में 100 में से 64 गया, कितना बचेगा 36, 36 को यहाँ लिख देंगे। अब 36 स्क्वायर किसका होता है, तो 6 का, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फास्ट बताता हूँ ताकि आप लोग का रिविजन अच्छा से हो जाए। यदि पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले एक पहिया है, ठीक है, तो जब भी दूरी तय करता है यानी कि 2 पाई आर करना है, तो आप लोग को पता है क्या करेंगे 2 पाई आर। ठीक है। अब देखिए यहाँ व्यास, तो 2 आर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यास ऑलरेडी 4 लिख रहा है, 4 ले देंगे, यहाँ पे पाई है, पाई ले देंगे। अब यहाँ पे 400 चक्कर लगाना है तो 400 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 1600 पाई आएगा। क्या आएगा 1600 पाई मीटर। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो 1600 पाई, तो 1600 पाई नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे 1600 लिख रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई को करेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर आएगा 1600 पाई। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। 2 पर पावर 10 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। कुछ मत करना, 2 पर पावर 10 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1024 होता, उसमें से एक को घटा देंगे तो कितना आएगा 1023 आएगा। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1023 किससे विभाज्य होगा, हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंकों का योग देखिए, तो 2 और 1 3, 3 और 1 3, 3 और 1 3 2 5 और 1 6 आ गया। क्या आ गया, इसका अंकों का योग 6 आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता 6 किसी के अंकों का योग 6 आता है, सबसे पहले लास्ट में 3 है, तो 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, आप लोगों का 4 से भी कैंसिल है, 10 से भी, 6 से 3 से कैंसिल हो सकता था, जो कि नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखा तो ई से, यानी इनमें से किसी से नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि अल्टीमेटली 3 से कैंसिल होता है। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 33,275 को गुना करने पे प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड, आप लोगों को क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा। तो सबसे पहले 3 3 2 7 5 का प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो इसका वैल्यू आएगा 5 गुना 5। देखिए 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो एक और किसका घट रहा है, तो 5 का। हम लोग क्या किससे गुना करेंगे, 5 से। तो राइट आंसर क्या करेंगे 5, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसको आप लोग देखिएगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए, यदि साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा का वैल्यू के है, तो 1 प्लस के बटा 1 माइनस के का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसका वैसे कुछ ट्रिक है क्या, देखते हैं कि इसमें वैसा कुछ है। अगर दोनों का स्क्वायर भी करते हैं ना, तो इसको भी थोड़ा रख रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा रख रहे हैं। इसको वैसे इसका आंसर ए है, थोड़ा वेट कर रहे हैं, इसका कोई ट्रिक मेरे पास नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसकी पूरा इसका माध्यिका निकाला। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है माध्यिका जब भी निकालते हैं ना, तो जो गिवन जो डाटा दिया उसका CF निकालता है। CF के लिए सबसे पहले F लिख देंगे, 5 है, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 5 7 12 12 15 को जोड़ेंगे 27 आगे 17 10 कितना होता है 37, 37 और 8 कितना होता है 45, 45 से 5 कितना होता है 40, ये लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से n/2 निकालेंगे, यानी कि 50 का आधा कितना था 25, तो हम लोग देखेंगे 25, यानी n/2 कितना है 25। अब 25 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 27 है, 27 हो गया। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं 3 4 से ध्यान दीजिएगा, 27 तो आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले L निकालेंगे, तो L जो होता है ना जो भाग में आता है उसका शुरू वाला पार्ट्स, तो यहाँ पे L कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है। कोई बात करना चाहता है F का, तो F का अगर पार्ट्स निकालेगा तो अल्टीमेटली इसका जो ये पार्ट्स होता है 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे निकालना पड़ता है CF, तो CF होता है आप लोग का ये हो गया, यानी कि 12 हो गया। CF कितना हो गया 12। अब तो निकाल लीजिएगा। और H कितना था, डिफरेंस कितना का था 5 का था। अब फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है माध्यिका का n/, देखिए सबसे पहले होता है L प्लस, यहाँ पे लिखते हैं n/2 माइनस CF, बाई क्या लिखते हैं F इंटू H लिखते हैं। ये फार्मूला पे यूज कर दीजिए, बन जाएगा। तो L का वैल्यू अल्टीमेटली L का वैल्यू मैं कितना लाया था 10, तो 10 लिख दूंगा n/2, यानी टोटल कितना था n 50 आया था ना, हाँ 85 ही तो शायद आया था, बिल्कुल बिल्कुल 50 आया था ना। तो 50 का आधा, तो 50 का आधा कितना होता है 25, तो हम यहाँ पे कर देंगे 25 कर देंगे। CF का वैल्यू कितना था 25 से थोड़ा सा कम आया था, यानी कि वहाँ से कम 12 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F का वैल्यू 15 था, गुना क्या करें H का वैल्यू 5
5 था, सॉल्व किया तो 14 आएगा, कितना है 14, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। देखिए यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, कुछ मत कीजिए। देखिए इस टाइप का कंडीशन अगर आता है तो दोनों x में देखिए x का मान लीजिए 1, तो देखिए 1/1 इसका वैल्यू कितना आ गया 2, तो अगर 2 कंडीशन आता है तो आप x के पे 1 ही पुट कर दिए, फिर देखिए x के पे 1 पुट किए फिर 1 तो कितना आ गया 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास कितना होगा, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई। अब यहाँ पे आर का वैल्यू आप लोग को निकालना, क्यूब कर दिए, यहाँ पे क्या लिखा है 4851 लिख रहा है, क्लियर है। यहाँ से आप लोग आर का वैल्यू निकालिएगा ना, तो अगर आप लोग निकालते हैं कुछ वैसा है नहीं है, तो यहाँ पे अगर आर का वैल्यू निकालिए देख लीजिए आप लोग के सामने आएगा 21/2 आएगा, क्या आएगा 21/2। तो ये हम लोग को व्यास निकालना, तो इसका व्यास के लिए मान लो कि डी, देखिए ये तो 21/2 निकाल दे, हम लोग को डी निकालना, तो डी जो होता है ना इसका दुगुना, तो 21/2 को 2 से गुना करेंगे तो 21 सेंटीमीटर है, कितना है 21। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 21 ऑप्शन नंबर ए को मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। बस कुछ क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं थोड़ा सा साइंस को बताऊंगा, क्लियर है। 3 संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में, इसका लघुत्तम समापवर्तन 8280 है, तो उसका महत्तम समापवर्तन क्या होगा, कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले 3, 8, 15 के अनुपात में है ना, तो हम लोग क्या करें, तीनों को गुना करें, 15 120 120 दिया, तो सॉरी यहाँ पे अनुपात में है, हम क्या करेंगे इसका लघुत्तम समापवर्तन ये है, तो एक मानेंगे 3x 8x एंड 5x मानेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रुकिए इसका लघुत्तम समापवर्तन 8200 है, तो हम लोग क्या करें इसका एलसीएम निकालें, तो 15 8 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, तो 120x मान लेंगे। इसका वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा है 8280 लिख रहा है। यहाँ से अगर आप लोग 0 0 कैंसिल कर दिए, क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप लोग x का वैल्यू निकालेगा ना, तो टोटल देखिए 69 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे उसका महत्तम समापवर्तन निकाले, तो महत्तम समापवर्तन के लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए 69 ही होगा, तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को, बी को, सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग बताइए। देखिए 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है, तीनों संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए मान लीजिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तो यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 1/3 है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली की 1/3 है और तीसरी संख्या की 1/4 है, 3/4 है, तो यहाँ पे करेंगे 3/4 है ना, तो इसको बनाइएगा ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3। इसको देख लीजिएगा खुद से, वैसे बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए ये सब सारे क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा तो काफ़ी ईजी से आप लोग बना सकते हैं। ए देखते हैं क्या ले, ए डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 किलोमीटर अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह उस दूरी को 20 से 1 घंटे कम समय में तय करता है। तो ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। सबसे पहले एक मूल होता है, एक वर्तमान होता है, तो देखिए एक ए का बोला, एक मूल मान लेते हैं, इसका है वर्तमान का, क्लियर है। तो शुरू में चाल, देखिए यहाँ पे शुरू में चाल इसका कितना लिखा था 1 था, अब यहाँ पे क्या लिख रहा था दुगुना हो रहा था, अब समय में क्या होता उल्टा होता है, यहाँ पे 2 1 कर, तो दोनों का डिफरेंस क्या 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 घंटा लिख रहा था, 2 यूनिट का वैल्यू 4 दूनी कितना 8 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए 18,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो उस राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे, तो अल्टीमेटली आप लोग देखिए प्रिंसिपल कितना लिख रहा है 18,000 लिख रहा है, तो 18,000 ले देंगे और इसका अमाउंट कितना लिख रहा है 21,880 लिख रहा है, क्लियर है। अब इसको रेशियो में अगर लाइएगा ना तो ये आप लोग का 900 हो जाएगा, और ये अगर देखिएगा तो 1089 आ रहा। अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए लिख रहा, तो हम लोग क्या 2 वर्ष के लिए अगर बोलेगा, इसको और भी कोई कैंसिल हो रहा क्या, तो यहाँ पे और इसको क्या कीजिए देखते हैं, हाँ और भी इसको कैंसिलेशन कीजिएगा ना, तो आप लोग देखिए 100 आएगा, 9 का पालन करिए तो 100 आएगा, और ये आप लोग देखें तो 121 के टाइम्स में आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको 2 वर्ष के लिए बोला तो हम अंडर रूट कर दिए, तो यहाँ पे 100 किसका तो 10 का होता है, और ये किसका होता है 11 का। अब यहाँ से देखिए 1% यानी 10% के रूप में वृद्धि हो रहा है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू में 5% था, यहाँ पे 10 आ रहा, तो हम लोग नया दर अगर निकालें तो 5 + 10 कितना आ गया 15% आ गया। तो हम लोग यहाँ शुरू में कितना था 18,000 था, तो 18,000 का क्या करें 2 वर्ष के अनुसार 115 क्या करेंगे 100, फिर क्या करें 115 क्या करेंगे 100, ये आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो टोटल जो आएगा 23,805 आएगा। हम लोग को क्या निकालना था CI, तो 23,805 में से हम लोग क्या करें 18,000 को माइनस कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग किया तो 5,805 बचेगा आंसर। तो राइट आंसर करेंगे 5,000, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो टाइम टेकन वाला है, आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा, क्लियर है।
चलिए ये क्वेश्चन इजी आप लोग बना के बताइएगा क्या आंसर। ये सब सारे क्वेश्चन इजी आप लोग बता सकते हैं। देखिए 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हो? कुछ नहीं करना, आगे टोटल वर्क निकालेंगे। तो 20 को 30 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 600 यूनिट का आ गया। क्लियर है? अब क्या लिखा है? 10 दिनों में 4 आदमियों द्वारा किया गया कार्य। तो 10 दिन में 4 आदमियों द्वारा किया गया क्या? कितना? 10 चौक कितना हो गया? 40 हो गया। क्लियर है? तो शेष का टोटल कार्य था 600, अब में से 40 काम कर दिया तो टोटल कितना बच गया? 560 यूनिट बच गया। ठीक है, अब शेष काम को कितना आदमी करेगा? तो 16 आदमी करेगा, क्योंकि टोटल 20 आदमी में से 4 आदमी काम कर दिया तो 16 आदमी काम करें, तो 16 से हम इसको क्या करें? डिवाइड करेंगे। टोटल कितना काम हो जाएगा? यानी कि 35 दिन और लगेगा। तो राइट आंसर है क्या? तो 35 दिन, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, बताइएगा क्या होगा आंसर। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये तो क्वेश्चन इजी है। 3 धनात्मक संख्याओं 2:3:4 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 2349 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर 16। सारे को सम कर 16 9 25 4 29, यानी कि 29 एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू देखेगा ना तो 23,049 आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा तो टोटल 81 आएगा, यानी एक्स का वैल्यू निकालेगा तो 9 आएगा। तो पहली और दूसरी संख्या का औसत, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 18 का सम कितना था? 45, 45 का हाफ कितना होता है? तो 22.5। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे? असली मसाले सच MDH का यूज कर। देखिए MDH तो M हो गया, D कितना दिन में? 6 दिन में करता है। कुछ नहीं पता तो हम एक काम करेंगे। अगला बोला 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा, तो D हम लोग D मान लें, उसका आधा हिस्सा यानी 1/2 मान लेंगे। अब देखिए 7 का पारा में 35 कितना? 5 बार में आता है, यानी 6 5 30 आ गया। अब यहाँ पे तो 30 तो आ रहा है, यहाँ पे देखिए 30 को हम लोग करेंगे 30 गुना 1/2 बराबर D करेंगे। तो यहाँ से करेंगे ना तो D का वैल्यू कितना ना? 15 आ रहा है। तो अल्टीमेटली राइट आंसर 15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आप लोग देखिए, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। इस बर्तन में से 5 लीटर दूध निकालकर उसका स्थान पे पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो उस बर्तन में कितना दूध बचा? कुछ नहीं करें। देखिए यहाँ पे 25 लीटर तो 25 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस टोटल 5 है, यहाँ पे क्या करेंगे? 25 कर देंगे। अब इसको 2 बार और, यानी कि 2 और 1 3 बार कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 करेंगे, यहाँ पे 1/5 आ गया। ठीक है, तो 5 में से गया 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4/5 करेंगे, फिर क्या करेंगे? 4/5 करेंगे, फिर क्या करेंगे? 4/5 करेंगे। तो 5 25 25 को कैंसिल कर देंगे। 4 4 16 चौक 64, 64 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12.8। तो ऑप्शन नंबर है नहीं, तो 12.8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। 750 PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3 7 11 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स आप लोग को निकालना P + 2Q का मान क्या होगा। हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3 7 11 ना, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम आएगा 231। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा 231 को देखिए, 231 को आप लोग क्या करें? डिवाइड कीजिएगा 7 5 0। अब यहाँ पे P या Q निकाल दिया, तो जो आएगा इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इजी है। देखिए यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - a स्क्वायर है तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा प्लस cosec थीटा का मान क्या होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड्स, वैसे इसको बनाइएगा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको वैसे ऑप्शन में सी लिख रहा। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन मैं बताने का जितना था प्रयास किया हूँ। अब आता हूँ आप लोगों के सामने साइंस के क्वेश्चन को, तो देखता हूँ साइंस के क्वेश्चन को मैं पूरे बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है जब रक्त आधान के दौरान रक्त समूह संगत नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी रक्त आधान के दौरान रक्त समूह संगत नहीं होते हैं तो आरबीसी का विनाश होता है। किसका विनाश होता है? आरबीसी का। तो राइट आंसर करेंगे तो आरबीसी का विनाश। तो ऑप्शन है कहीं बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, जब रक्त आधान के दौरान रक्त समूह संगत नहीं होते तो आरबीसी का क्या होता है? विनाश हो जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी को क्लिक कर देंगे। चलिए आप लोग को बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, सबसे पहला जो होता है ओ नेगेटिव जो होता है ना, उसे बोलते हैं सर्वदाता बोलते हैं, क्योंकि देखिए टोटल 8 लोगों को ही देता है। सबसे पहले ओ नेगेटिव को भी देता है, ओ पॉजिटिव वाला को भी देता है। या आप लोग को ए नेगेटिव वाला को देता है तो साथ में ए पॉजिटिव वाला को भी देता है। साथ में अगर आप लोग बी नेगेटिव को देता है तो ये बी पॉजिटिव को भी देता है। उसी प्रकार अगर ये ए बी नेगेटिव को देता है ना तो ए बी पॉजिटिव को भी देता है, इस टाइप से। लेकिन वही बात करना चाहते हैं ओ पॉजिटिव की, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ओ पॉजिटिव वाले जो ना केवल पॉजिटिव वाले को ही देते हैं। क्लियर? इसलिए टर्म याद रखिएगा।
हृदय के इस भाग की पहचान करें। तो देखिए आप लोग को हृदय के यहाँ वाले भाग के नाम बताना है। तो अल्टीमेटली अगर ये देखिएगा ना तो हृदय के क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन जो भाग होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ये आप लोग का महाधमनी है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, महाधमनी होती है। ठीक है, अब बातें करना चाहते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं? महाधमनी। सबसे पहले आप लोगों को बताओ, यह सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है जो शरीर के सभी भागों तक रक्त को पहुंचाती है। याद रखिए, महाधमनी जो होती है ना, शरीर के सभी भागों तक रक्त को पहुंचाती है। क्लियर है? और याद रखिए, फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। मैं चाहूँगा कि सारे क्वेश्चन को लीनियर बाय लीनियर करके बता दूँ। क्लियर है? देखिए, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को कम करता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए एड्रीनल, देखिए इसका आंसर होगा, देखिए एड्रीनल नेट्रोवल फैक्टर हार्मोन होता है जो रक्त के चाप को क्या करता है? कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, एड्रेनालिन का जो प्राप्त होता है वह एप्रेनिक अमीनो एसिड से प्राप्त है। यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आप लोग को पता हो अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिए NH2COH होता है। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखा कोशिकांगों के बिना साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? तो याद रखें, कोशिकांगों के बिना साइटोप्लाज्म को साइटोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोसोल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसला जल और रेशेदार जल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो अगर ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। सामान्य श्वास के दौरान प्रेरित और सामान्य वायु की मात्रा कितने मिली होती है? ये सब सारे जो क्वेश्चन दे रहे हैं एक भी एग्जाम के लायक नहीं, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। पौधे अपना अधिकांश कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमेशा याद रखिए, पौधे अपना अधिकांश कार्बन और ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करते हैं वो वातावरण में CO2 से प्राप्त करते हैं। वातावरण में CO2 से। फुलों में भोजन की दिशा क्या होती है? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो याद रखिए, फुलों में भोजन की दिशा जो होता है वह द्विदिशात्मक होते हैं। क्या होता है? द्विदिशात्मक होते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, भोजन को संश्लेषित करने वाली पत्तियों को कार्बनिक पदार्थों के साथ जाना पड़ता है। ठीक है, और ये विपरीत दिशा में स्थित होती है। फ्लोएम में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। पहला होता है चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम फाइबर होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत योगदान मांसपेशियों का होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें होता है आप लोग का 40 से 50% होता है। 40 से 50% होता है। क्लियर है? कौन सा प्रकाश प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पे लिख रहा है प्रकाश का। तो अल्टीमेटली देखिए NADP नहीं होता है बाकी। ठीक है, चलिए, आहार नाल के किस परत में गोबाल्ट कोशिकाएं मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यूकोवा। क्या होता है? म्यूकोसा होता है। लिग्नाइट किस प्रकार का ईंधन है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे, लिग्नाइट एक प्रकार का प्राथमिक ईंधन होता है। क्या होता है? एक प्राथमिक ईंधन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? किस प्रक्रिया द्वारा LPG में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीधे आसवन। क्या होगा? ये सीधे आसवन होगा। सीधे आसवन विधि से होगा। क्लियर है? चलिए, बस कुछ क्वेश्चन है, देखता हूँ। आवाज़ भी आ रहा होगा आप लोगों को। कौन मनुष्य के पाचन तंत्र के उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे देखा ना, पाचन तंत्र उत्प्रेरक के रूप में, तो इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए लाइपेज कार्य करता है, तो इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखें फ्रेंड्स, इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित है तो संबंधित डिटर्जेंट कैसा होगा? तो हमेशा याद रखें, इसमें जो कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल होगा। तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते इस गुण को किसके रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड जो अपने रूप में गुण को प्रदर्शित करते उसको बोलते हैं रेडियोधर्मिता। क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मिता बोलते हैं। किसी पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया था? यानी कि ड्यूल मोशन। तो आप लोग जानते हैं इसका जो नियम जो लगाया था डी ब्रॉगली लिखा था। किसने लगाया था? डी ब्रॉगली। आप लोग पढ़े होंगे लैम्ब्डाइट्स का तो क्या होता है? H/mb होता है। तो ये आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजियम के लौ का रंग कैसा होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड सीजियम के लौ का जो रंग होता है नीला होता है। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलता के मामले में गैस आसानी से बनती है। तो 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा के मामले में होता है। आदर्श गैस मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस समूह में थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आदर्श गैस मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले समूह में थे। किस में थे? ये पहले समूह में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और मेंडलीव के संग कुल तत्वों की संख्या कितना था? 63 थे। ठीक है, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ये भी आप लोग को याद होगा। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। देखिए पहला, इसका परमाणु संख्या 92। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए ये आप लोग का सही है, यानी कि जिसका 92 से अधिक होता है उसे बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। सही है। यूरेनियम की बात करते तो ये भी सही है। रेडियोधर्मी रूप से क्षय होते हैं एवं अस्थिर, ये भी सही है। तो देखा है तो सभी सही है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो असत्य है।
पानी के नमूने की निश्चित मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अल्टीमेटली इसे हम लोग बोलते हैं BOD, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, इसे BOD भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है ना, देखते हैं क्या लिख रही है। कौन से हरित रसायन विज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो अगर आप लोग ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो, खतरनाक रासायनिक संश्लेषण होगा। बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद है, बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अवतल लेंस क्या होते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अवतल लेंस किनारे की तुलना में केंद्र में क्या होते हैं? पतले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग देखे होंगे इस टाइप से अवतल लेंस होता है, बीच में जो मोटा होता है ऐसा, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा? तो याद रखिए, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देता है? तो मैं आप लोगों को बताया था, जब यह फोकस से परे हो, यानी कि जब फोकस से थोड़ा सा दूरी पे होगा तो यह वास्तविक प्रतिबिंब देता है। उस माध्यम में वेग अधिक होगा जिसका अपवर्तनांक निम्न होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कम होगा, यानी कि जिसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। अल्टीमेटली ये क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। आप लोग को मैं बताया था, देखिए अपवर्तनांक इक्वल होता है C/V होता है। क्या होता है? C/V होता है, यानी कि जिस माध्यम में वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। जिस माध्यम में वेग अधिक होगा ना, देखिए म्यू इज इनवर्सली में क्या होता है? V। तो जिस माध्यम में वेग अधिक होगा, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। हाइजेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत ने प्रकाश के क्या माना था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़े होंगे। तो हाइगेंस के प्रकाश के सिद्धांत तरंग ने प्रकाश को एक अनुदैर्ध्य तरंग माना था। कैसा माना था? अनुदैर्ध्य तरंग माना था। क्लियर है? याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में। देखिए इसको बताए, दिन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। पृथ्वी के घूर्णन में धीमी गति का प्रमुख प्रभाव और सौरमंडल में अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। तो इसको अगर देखिएगा ना तो ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो वस्तु की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमेशा याद रखें, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो शरीर की गति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अल्टीमेटली में आप लोग को पता होगा W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। FS क्या होता है? cos थीटा होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे थीटा आप लोग को जीरो लेना है, तो थीटा अगर जीरो लीजिएगा तभी ना एक दूसरे की ओर रहेगा, यानी एक ओर रहेगा। तो यहाँ पे जीरो, तो cos जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1। तो डायरेक्टली FS आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो रहा, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। वही 180 डिग्री लेते तो क्या होता है? तो माइनस में होता है, 90 लेते तो जीरो हो जाता है ना। चलिए, एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों घूम रही है, तो गेंद क्या होगा? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है गेंद क्या होगा ना, यह अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा। बस कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। देखते हैं, सिलेंडर में हवा का पिस्टन द्वारा अचानक संपीड़ित किया जाता है, उसे फिर उसी स्थिति में बनाए रखा जाता है, तो उस समय बाद क्या होगा? तो हमेशा याद रखिए इसमें दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? दबाव क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे बॉयल्स के नियम के अनुसार। अल्टीमेटली फ्रेंड्स बॉयल्स के नियम के अनुसार आयतन, ताप और दाब का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/P होता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते थे। क्लियर है? आप लोग पढ़े होंगे, देखिए सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। देखिए बॉयल्स थ्योरम बोलेंगे तो बात याद करता, यानी कि इसमें टेम्परेचर का कांस्टेंट करें तो P इज इनवर्सली क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है, मिट्टी गर्मी का एक खराब कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विकास के उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ना, DNA का ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्परिवर्तन होगा। क्या होगा? उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन, DNA का उत्परिवर्तन कार्य विकास के उद्देश्य के लिए होता है। ये DNA का आकार कैसा होता है? देखिए DNA का आकार जो होता है आप लोग जानते हो डबल हेलिकल होता है। क्या होता है फ्रेंड? डबल हेलिकल होते हैं। इसमें जो आप लोग का नाइट्रोजनी बेस होता है वह ATCG यानी एडेमिन थायमिन होते हैं एक साथ, और साइटोसिन और ग्वानिन होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो फ्रेंड्स अर्धसूत्री विभाजन होता हुआ गैमेटोजेनिसिस में होता है। किस में होता है? गैमेटोजेनेसिस में होता है। बस देख लीजिए कुछ क्वेश्चन और है। सॉरी मैं साइंस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा नहीं बताया हूँ क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वैसा नहीं है। मध्य मस्तिष्क कहाँ पाया था? तो फ्रेंड्स याद रखें, मध्य मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अब बातें करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, सेकंड होता है सेरेबेलम होता है, एक होता है ब्रेन स्टेम। तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो दाएं और बाएं गोलार्ध का बना होता है। क्लियर है? और सेरेबेलम जो होता है सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है, ये बैलेंस करके रखता है, संतुलन बना के रखता है। वही ब्रेन स्टेम जो होता है ना, वह सेरेब्रम और सेरेबेलम को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाला कार्य करता है। क्लियर है?
चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ हाइपोथैलेमस जानते होंगे फ्रेंड्स, ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस में क्या होता है? जो भी आप लोग यानी किसी को चाहते हैं, यानी लव किसेस करते हैं, हेट किसेस करते हैं, सारे किससे होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और सेरेब्रम क्या करता है? तो आप लोगों को जो मेमोरी में सारी चीज़ें याद है सेरेब्रम में, सेरेबेलम क्या करता है? ये बैलेंस रखता है ये। जलीय खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में कौन सा खाद्य जाल का सही क्रम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिस्थितियाँ पिरामिड सबसे मौलिक है? तो देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड होता है। चलिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण वन्य जीवों को मनुष्यों की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जानवर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड ये ध्वनि पे, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, देख लीजिए आंसर कहीं मैच करने में प्रॉब्लम है तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। और इससे पहले देखेंगे सेट नंबर 9 को मैं अपलोड कर दिया था, सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, मैं काफ़ी अच्छे से बताया हूँ। चलिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग के सामने सेट नंबर 11 लेके आऊँगा, और भी आप लोग को किसी चीज़ का डिमांड होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग का TRE4 110% आप लोग को आएगा, देख सकते हैं। आज का माननीय नीतीश कुमार ने डायरेक्टली घोषणा कर दी, और अगर आप लोग बिहार से बिलोंग्स करता है तो आप लोग का 110% जॉब इस साल पक्का लग जाएगा, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो, क्योंकि ये जॉब आप ही लोग के लिए नहीं कर रहा। क्लियर है? तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप लोग को देख लीजिए, आप लोग के सामने CM का ये नोटिस भी है, आप लोग एक बार और देख लीजिए ताकि आप लोग को मेहनत करने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, देख लीजिए। आज का ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ था। और बाकी यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोर का झटका लग चुका है। बाकी ये हमेशा याद रखिए, जिनकी बराबरी करने का औकात नहीं होती वो बुराई करके ही खुश हो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने आज का मोटिवेशनल थॉट रहा। बोलो राधे राधे। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।